प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया। कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एटलीस्ट मोदी और उनका होम मिनिस्टर फाइलें तो पढ़ता है। प्रधानमंत्री का जगह भारत में खाली नहीं है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। सबका सपना प्रधानमंत्री बनना। गुजरात में विधानसभा चुनाव महज एक झांकी है, असली लड़ाई 2024 की है। आप देख ही रहे हैं, विपक्ष का हर दल अपने नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। जिनका लोकसभा में एक सांसद तक नहीं, वो भी कतार में है। तो इंडिया चाहता है में आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में विपक्ष के नेता दूर दूर तक आखिर क्यों नजर नहीं आते। आपको यह भी बताएंगे कि एबीपी न्यूज के चुपते सवालों ने कैसे झारखंड सरकार को नींद से जगा दिया। दुमका की उस लड़की की हत्या के मामले में जिसे एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार के चक्कर में पेट्रोल से जिंदा जला दिया था। और आप ये भी देखेंगे कि बाढ़ और महंगाई में डूबते पाकिस्तान को कैसे पीएम मोदी का सहारा है। तो शुरुआत करते हैं 2024 के उस चुनावी युद्ध से, जिसके लिए चक्रव्यूह अभी से बनाया जा रहा है। विपक्ष एकजुट भले ही ना हो, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसमें कईयों के सपने तो सीधे प्रधानमंत्री पद से टकराते हैं जाकर। तो हमारा जो सवाल है आज का, इसी से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, मौजूदा विपक्ष 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला कर सकता है क्या? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते हैं। डरना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र डर का नाम तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अपने घर के भीतर जो घमासान चल रहा है ना, उससे जरूर डरना चाहिए। क्योंकि आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी को कोस रहे हैं और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे मोदी से कांग्रेस कहां से और कैसे टक्कर ले सकती है? देखिए जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है। मैंने कहा था, आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें उस मंजिल की तरफ देख रही हैं जो असंभव की बंद गली में संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। जो कच्छ भूकंप की कुदरती आपदा में बर्बाद हो गया था, वहां जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही है। तो उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण, कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं, बल्कि
कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। बात कच्छ के रण से चली, लेकिन सामने गुजरात का चुनावी रण है और इस रण के आगे 2024 की चुनावी महाभारत है। 2022 गुजरात बहाना, 2024 जीत की हैट्रिक निशाना। 2024 के लिए चुनावी सुगबुगाहट तेज होने लगी है। विपक्ष के तमाम क्षेत्रीय छत्रप अपनी अपनी चौहद्दी में महत्वाकांक्षाओं के बीज बो रहे हैं। इनका मकसद है कि 2024 में ये पीएम मोदी को रोक देंगे, जबकि बीजेपी का भरोसा है कि पीएम मोदी के नाम पर 2024 में जीत की हैट्रिक लगेगी। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो बुराई में से भी अच्छाई को निकाल देता है। नरेंद्र मोदी को आप कभी भी देखोगे तो एक आदर्शवादी नेता को प्राप्त करोगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका नाम है, उनका काम है, लोगों से उनका सीधा एहतराम है। दूसरी तरफ विपक्ष अपने अपने हिस्से की कुर्सी के लिए अलग अलग मोर्चेबंदी कर रहा है। पार्टी में असंतोष के बीच दक्षिण भारत के तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, कोई माने या ना माने अपनी दावेदारी का पट्टा लेकर चलने वाली ममता बनर्जी हैं, पीएम मोदी को ताजा छोड़कर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। पंजाब की जीत के बाद दिल्ली विजय का मंसूबा पाले अरविंद केजरीवाल हैं और महाराष्ट्र से मराठा छत्रप शरद पवार के भी 3 दशक पुराने सपने हैं। लेकिन एक तो पीएम मोदी की लोगों के दिलों पर सीधी छाप है, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की अपनी ढपली, अपने राग हैं। मोदी आपको पीएम मटेरियल बताते हैं, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना। फिर हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। 2024 की जंग में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस टिकेगी तो कैसे टिकेगी? देश की सबसे पुरानी पार्टी की दरोदीवार असंतोष की चोट और नेतृत्व की निष्क्रियता से इतनी खोखली हो चुकी है। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। 2019 में राहुल गांधी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पीएम मोदी के नाम पर चली सुनामी में कांग्रेस के सारे सपने बह गए। और आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की किस्मत में इक्का दुक्का जीत ही आई, जबकि पीएम मोदी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। गुजरात में राहुल गांधी सिर्फ 2 बार गए, जबकि पीएम मोदी अब तक 8 बार लोगों को बता आए हैं कि न मैं आपको भूला हूं, न आप मुझे भूल सकते हैं। कांग्रेस असंतोष के घुटन में जी रही है, जबकि पीएम मोदी की तारीफ कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। कांग्रेस अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है, लेकिन इससे भी असंतुष्टों का मन भर नहीं रहा है। जो गुलाम नबी आजाद जमाने तक कांग्रेस की ताकत थे, आज उन्होंने बड़े बुझे दिल से राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी का फर्क बता दिया। मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने का, उन्होंने कहा उनका एजेंडा है भारत मुक्त कांग्रेस। जो भारत मुक्त कांग्रेस की तरफ एट द हेल्म अफेयर्स उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, वो मोदी से मिले हैं, मैं थोड़ी मिला हूं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव अक्टूबर में होना है। रविवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में असंतुष्ट गुट वाले आनंद शर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए वोट देने वाले सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। इस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिन मधुसूदन मिस्त्री पर है, उनसे सोनिया गांधी ने ध्यान देने के लिए कहा। एबीपी न्यूज पर ही मधुसूदन मिस्त्री ने जो जवाब दिया, उससे कांग्रेस की कलह सामने आ जाती है। जिन्होंने ये सवाल उठाए वो उसी प्रोसेस में से गुजरे हैं और उसी प्रोसेस और उसी प्रोसीजर के अंदर से ये सब कुछ हुआ है। और वो उसके खुद की पार्टी, हमें दे वर पार्टी टू इट, इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। राहुल गांधी अभी विदेश में है, पार्टी पशोपेश में है कि करे क्या, किस रास्ते पर जाए। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे अपने मिशन में जुटे रहते हैं।
पीएम मोदी के कदम उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां मंजिल हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि किसी कुर्सी पर ही वो बैठे हों। जिस भुज में भूकंप से मारे गए लोगों की यादों में उन्होंने स्मृति वन बनवाया, वहां भूकंप के वक्त जब वो लोगों की मदद में जुटे थे तो किसी पद पर नहीं थे। भूकंप जब आया था 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। जनता तो यही चाहती है कि उसका नेता सुख दुख में उसके साथ रहे और पीएम मोदी हर मुश्किल में जनता की आवाज बनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज विपक्ष का कोई भी नेता टिकता हुआ नजर नहीं आता। चाहे बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में जाने वाले नीतीश कुमार हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इनके समर्थक इन्हें 2024 का चेहरा भले ही बताते ना थकते हो, लेकिन ये सारे नेता अपने क्षेत्र के सीमित दायरे में बंधे हुए हैं। ऐसे में कैसे पीएम मोदी से कर सकते हैं मुकाबला, समझने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है। अगर विपक्ष 2014 में ही अटका रहा, पुरानी कहानियों में ही भटका रहा, तो वो 2024 की जंग कैसे जीतेगा? इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। उससे पहले आगे सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल लोकसभा में और क्या कहा था। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान गए और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। आगे यानी 2024 का चक्रव्यूह विपक्ष के अलग अलग हिस्से अपने तरीके से बना रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखिए, इनको भी लगता है कि बस 2 साल की दूरी पर लाल किला इनके स्वागत के लिए खड़ा है और इसके लिए जब तब दिल्ली विधानसभा का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल ने सोमवार को विश्वास प्रस्ताव के लिए सदन की बैठक बुलाई और बातें करने लगे गुजरात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त देवी के सामने गरबा डांस करते हैं, उस पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। केजरीवाल ने 3 दिन पहले अपने विधायकों को तोड़े जाने के आरोप लगाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और अब विश्वास प्रस्ताव के लिए 1 दिन का सत्र बुलाया। ये महज संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है जिसे इस साल के आखिर में केजरीवाल गुजरात और हिमाचल में दोहराना चाहते हैं और 2024 में पूरे देश में, यानी कि प्रधानमंत्री को कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल हैं। आपके विधायक कितने दिनों से यही जाप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते। दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते तो ऐसा कभी नहीं होता कि राज्य सरकार के विधायकों को सरकार तोड़ने की कोशिश की जाती। दिल्ली में अपनी नई शराब नीति पर फंसे केजरीवाल के सामने चुनौती है कि वो पीएम मोदी से लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी छवि है, जबकि केजरीवाल की पहचान दिल्ली से निकलकर पंजाब तक सिमटी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है। लोकसभा में इसके 303 सांसद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया। उसकी एनडीए के साथ 18 राज्य सरकारें हैं और 12 राज्यों में तो अपना मुख्यमंत्री है। वहीं केजरीवाल के पास सिर्फ 2 राज्य हैं। जिस गुजरात से केजरीवाल बड़ी सियासी छलांग लगाना चाहते हैं, वहां उनके चंद पार्षद भरे हैं, जबकि बीजेपी वहां 27 सालों से राज कर रही है। केजरीवाल पर 2024 का जादू ऐसा चढ़ा हुआ है कि विश्वास प्रस्ताव अपनी दिल्ली सरकार के लिए लाते हैं और बातें दिल्ली की नहीं, देश की महंगाई की करने लगते हैं। आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे,
लोगों को, कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो कि एक टाइम की उन्होंने सब्जी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं। कई लोगों ने दूध कम कर दिया। 2024 के चुनावी साल के हसीन सपने देखने वाले एक केजरीवाल ही नहीं हैं, बल्कि इसमें बीजेपी से ताजा तलाक लेकर आए नीतीश कुमार भी हैं। इसीलिए नीतीश की पार्टी वाले कह रहे हैं कि कौन केजरीवाल, कहां के केजरीवाल, मोदी को फाइट तो नीतीश ही देंगे। 2024 में विपक्ष के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, मुझे लगता है इस पे अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार तो अपने मुंह से पीएम बनने की बात नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी हो या दूसरे समर्थक दल, सबकी जुबान पर यही बात चढ़ी है कि 2024 का दूल्हा तो नीतीश बाबू ही हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उसके लिए प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से बिहार की सेवा की हूँ, देश की सेवा करने लायक भी है। प्रधानमंत्री पद का अनार एक है और इसके लिए बीमार 100 हैं। विपक्ष में सारे छोटे बड़े दल यही सोचते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छींका जरूर फूटेगा, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर तो बीजेपी वैसे ही खार खाए बैठी है। प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने दिन में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी आपको बहुत सीढ़ियां चढ़ना है। अभी तो पहले ही सीढ़ी पर आप फिसलते दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष के सारे दावेदारों के सामने एक पीएम मोदी का किरदार कैसे भारी पड़ रहा है, इसको इन तथ्यों से समझिए। पीएम मोदी के नेतृत्व और दावेदारी पर कोई सवाल नहीं है, जबकि इनके सामने विपक्ष में कोई एक नेता नहीं है। पीएम मोदी की पार्टी अपने दम पर बहुमत ला सकती है। 2014 और 2019 में वो ये दिखा चुकी है, जबकि विपक्ष में सारे दल सैकड़े के आंकड़े से भी काफी दूर हैं। पीएम मोदी आजमाया हुआ चेहरा है, लेकिन विपक्ष के सारे नेताओं की अपनी सीमाएं हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और वंशवाद के सवाल को सबसे बड़ा राष्ट्रीय विमर्श बना दिया, जबकि विपक्षी दलों के नेता इन गंभीर मुद्दों के मकड़जाल में फंस जाते हैं। अब पीएम पद की एक और दावेदार ममता बनर्जी को ही लीजिए। अब तो उनकी सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लूट मची है, लूट सके तो लूट। और इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र है जनता से उनका संवाद, जनता से उनका जुड़ा होना। आखिर लोकतंत्र का नायक वही होता है जिस पे जनता का आशीर्वाद। तो एक तरफ विपक्ष बुनियादी मुद्दे नहीं उठा पा रहा और दूसरी तरफ झारखंड में एक लड़की को सिरफिरे आशिक के एक तरफा प्यार ने मार डाला, वो भी उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। सोरेन सरकार सोई रही, लेकिन एबीपी न्यूज के चुपते सवालों ने सरकार की नींद तोड़ी है। सरकार अपनी गलती मान रही है और अब एक्शन में है। दिखाते हैं आपको मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। लेकिन जिस दुमका ने आपको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उसकी बेटी के लिए ना हेलीकॉप्टर है, ना एयर एम्बुलेंस। जो कठिन और कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। झारखंड का दुमका दर्द में है। उसकी एक बेटी इंसाफ की आस में जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल हेमंत सोरेन की सरकार से, सवाल झारखंड की कानून व्यवस्था पर, सवाल उस सरकार की संवेदनहीनता पर जो अपनी बेटी की न तो रक्षा कर पाया और न ही उसे जिंदगी दे पाया, बल्कि जब वो दर्द में थी तो उसके जनप्रतिनिधि अपनी हिलती हुई कुर्सी के पायों को मजबूत करने में लगे थे। दुमका की ये बेटी जब अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही थी, तब सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन लतरातू डैम में सीटी बजा रहे थे। जब इस बेटी को सरकार के साथ की जरूरत थी,
तब पूरी सरकार पिकनिक मना रही थी। जब इलाके के विधायक बसंत सोरेन को इस बेटी की लड़ाई लड़नी थी, तब वो बस में बैठकर लतरातू चले गए और वहां मटन भात खाते रहे। आप कलकत्ता से बस को मंगाते हो, पूरे लाव लश्कर के साथ बोट ड्राइविंग करते हुए मटन और भात खाते हो, लेकिन जिस दुमका ने आपको शिबू सोरेन जी को शिबू सोरेन बनाया, उसकी बेटी के लिए ना हेलीकॉप्टर है ना एयर एम्बुलेंस। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। अब आपको बता दें कि जिस बेटी की मौत पर न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में गुस्सा है, वो मामला आखिर क्या है। 22 अगस्त की रात जब पीड़ित लड़की अपने घर में सो रही थी, तो शाहरुख नाम के एक लड़के ने खिड़की का कांच तोड़कर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। इस घटना में लड़की बुरी तरह जल गई। ये लड़का पिछले कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था और उससे दोस्ती करने को कह रहा था। सोई हुई थी रात में, 4:30 बजे सुबह आया, गिरिल का थी, दरवाजा खोल के आप क्या पेट्रोल छीट के माचिस मारा, भाग गया। कहता था कि फोन से बात करो हमको, ये कहा हम नहीं करेंगे। तुम क्या करेगी? नहीं करेंगे तुमसे बात। घटना के बाद परिवार के लोगों ने पहले लड़की को दुमका के अस्पताल में भर्ती कराया और फिर हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इसी देरी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। अगर हमारी बच्ची को विलंब एयर एम्बुलेंस करके दिल्ली भेजा गया होता, तो हमारी झारखंड के होनहार बच्ची आज हम सबके बीच रहती। इस पूरे मामले में जिस बात पर सवाल उठ रहे हैं वो है झारखंड सरकार की संवेदनहीनता। जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 45% लड़की जल गई थी, यहाँ 80% जले हुए लोग भी रिकवर कर जाते हैं, तो ये तो 45% थी, तो कहीं ना कहीं इसके इलाज में लापरवाही बरती गई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस बेटी को सही वक्त में सही इलाज मिल गया होता तो क्या उसे बचाया नहीं जा सकता था। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी के एक अस्पताल में दुमका की बेटी का इलाज चल रहा था, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने तक नहीं आया और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी ने इस घटना की निंदा की। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट है और खतरा विधायकों में सेंधमारी का भी है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए पिकनिक पर निकल गए। अब इस बेटी की मौत के बाद जब सरकार घिरी तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि चूक हो गई। लेकिन बहुत दुख होता है जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहां सरकार पिकनिक मना रही थी। कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है। पीड़िता की मौत के बाद दुमका में भारी तनाव है। हिंदू संगठन लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। महिलाएं इस बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं। बीजेपी ने भी इसे सियासी मुद्दा बना लिया है। आपको लगता नहीं है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको सीधे आदेश देना चाहिए था कि पैसे की दिक्कत ना हो, किसी को चंदा ना करना पड़े और उस लड़की का इलाज एयरलिफ्ट करा के अगर उसको भी तो दिल्ली ले जाया जा सकता था। मंत्री जी, बर्न बहुत ज़्यादा था और ये बर्न ज़्यादा था, इसलिए उसको समयबद्ध तरीके से इलाज भी हो रहा था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता में कमी नहीं है। बीती रात कड़ी सुरक्षा में शव को रांची से दुमका लाया गया। बेटी का आज अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। हालात को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। दुमका में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स के चेहरे पर कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो मुस्कुरा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय अफसर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरा नूर मुस्तफ़ा जो कि लगातार उसके ऊपर जो है कंप्लेन जा रही थी, आपने उसको तो सस्पेंड डिसमिस नहीं किया ना। पूरा का पूरा थाना जो संबंधित थाना है उसको डिसमिस होना चाहिए था। झारखंड की सरकार पर वैसे ही खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त राज्यपाल हेमंत सोरेन पर एक्शन ले सकते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार बचाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन जिस जनता के लिए ये सरकार है, अगर उसको बचाने में वो जरा सी संवेदनशीलता दिखाते तो हालात इतने खराब न होते। रांची से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बात करते हैं बीजेपी नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि हरियाणा सरकार ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए बाकायदा गोवा सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है। दरअसल सीबीआई जांच की मांग सोनाली फोगाट के परिवार वालों की तरफ से लगातार की जा रही है और अब इसी मांग को आगे बढ़ाया है हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिखकर गोवा सरकार को। देखिए, सोनाली फोगाट की जो रहस्यमयी मौत है उससे पर्दा पूरी तरीके से नहीं हट रहा। एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है सोनाली फोगाट की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों में क्या कुछ हुआ। आखिरी 12 घंटों में वो कौन 4 किरदार हैं जो मौत के जिम्मेदार बने और फिर उन आखिरी लम्हों में कैसे आया ड्रग्स का डबल डोज। दिखाते हैं आप अपने सहयोगी मृत्युंजय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चार किरदार, 12 घंटे, एमडीएमए की 2 डोज और खेल खत्म। सोनाली की रहस्यमयी मौत की सारी कहानी इन्हीं 12 घंटों के बीच छिपी है। एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है इन्हीं 12 घंटों की पूरी कहानी। इन 12 घंटों के 4 अहम किरदार हैं: सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह, रामा मंडरेकर और दत्ता प्रसाद गावकर। सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के साथ दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचे। यह तीनों दोपहर करीब 1 बजे गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। गोवा में पहुंचने के बाद अंजुना इलाके के नजदीक वैगाटोर में द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में इन तीनों ने शाम 4 बजे के करीब चेक इन किया। द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के डिलक्स कॉटेज में कमरा नंबर L17 में सोनाली फोगाट ठहरी थी, जबकि डिलक्स कॉटेज के कमरा नंबर L23 में सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान ठहरे थे। शाम 6:30 बजे रामा मंडरेकर नाम का ड्रग पेडलर एमडीएमए लेकर रिजॉर्ट में पहुंचा। उसने वेटर स्टाफ दत्ता प्रसाद गावकर को रिजॉर्ट के गेट के पास एमडीएमए ड्रग्स के पैकेट दिए। ये ड्रग्स सुधीर और सुखविंदर ने 12,000 रुपए में खरीदी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनाली, सुखविंदर और सुधीर ने ड्रग्स की पहली डोज रिजॉर्ट में ही दी थी, जिसके बाद ये करलीज रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट पहुंचने तक सोनाली बिल्कुल ठीक थी। रेस्टोरेंट में चल रही एक बर्थडे पार्टी में सोनाली ताली बजाती हुई पीछे खड़ी नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सोनाली की मौत की वजह बना। डांस फ्लोर पर सुधीर ने सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स की दूसरी डोज दी। ड्रग्स लेने के बाद कुछ देर तो सोनाली ठीक रही, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोनाली को सुधीर लेडीज टॉयलेट में ले गया। कहा जा रहा है कि टॉयलेट में सोनाली सो गई थी और ये लोग उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। सोनाली की तबीयत बिगड़ने के बाद सुधीर और सुखविंदर ने बची हुई ड्रग्स पानी में मिलाकर टॉयलेट में छिपा दी। इसके बाद ये दोनों उसे लेकर लियोनी रिजॉर्ट गए। वहां पहुंचकर वो बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस कहानी में कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सोनाली को ड्रग्स की पहली डोज भी जबरदस्ती दी गई? दूसरा सवाल, क्या सुधीर ने सोनाली की हत्या के लिए ड्रग्स मंगाई? तीसरा सवाल, क्या ड्रग्स ओवरडोज ही सोनाली की मौत की वजह बनी? सोनाली फोगाट मौत मामले और उससे जुड़े हुए ड्रग्स केस के मामले में गोवा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गोवा पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। इंडिया चाहता है अब खबर पड़ोसी पाकिस्तान से है। इस वक्त डूबा हुआ है पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो महंगाई के सैलाब में डूबा हुआ है। डूबते पाकिस्तान को वहां के हुक्मरानों से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वहां नेताओं ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। लोगों के लिए 2 जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, डूबते पाकिस्तान को उबरने के लिए अगर भरोसा किसी से है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया अभी कुछ देर पहले, आपको ट्वीट बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी देखकर दुखी हूं। बाढ़ पीड़ितों के परिजनों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मेरी संवेदना। वहां हालात के जल्द सामान्य होने की आशा करता हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे पाकिस्तान टिकटिकी लगा देख रहा है हिंदुस्तान की ओर। बाढ़ से पाकिस्तान में महाविनाश। पाकिस्तान में सैलाब वाली इमरजेंसी। पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। इस बाढ़ से 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश से यूं तो पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हैं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सैलाब के इस कहर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 110 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की असल मुसीबत अभी शुरू हुई है। वो मुसीबत है बाढ़ के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक बाढ़ से पाकिस्तान को अब तक 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अब जरा सोचिए, पहले ही पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पर है, उस पर यह बाढ़ कोढ़ में खाज साबित हो रही है। बाढ़ से फसलें तबाह हो गईं, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, आलू के दाम 400 रुपए प्रति किलो हैं, तो प्याज भी 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तुरई, भिंडी, लौकी, बैंगन के दाम 150 से 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। फैसलाबाद में सब्जियों, फलों, दालों, घी, चीनी समेत तमाम अशिया खुरनोश की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकलती जा रही हैं। जो सब्जियां फरोख्त हो रही हैं उसमें जो टिंडों की कीमत 320 रुपये, करेले 340 रुपये किलो और इसी तरह से जो शिमला मिर्च है वो 320 रुपये किलो है। पाकिस्तान की जनता पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी। बिजली का बिल कमाई से ज्यादा हो गया है। 2000 के बिल पे 10,000 रुपए टैक्स है। जो आवाम का कचूमर निकल, जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है या 12,000 रुपए कमा रहा है वो किधर से खर्च करेगा। 3600 तो उन्होंने मशीर और वजीर रख ली हैं, उनकी तनख्वाहें भी, उनका प्रोटोकॉल भी है, वो खर्चा तो आवाम के खून पसीने से निकलेगा ना। डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। 15,000 किराया देंगे, 20,000 बत्ती का बिल भरेंगे, कहाँ जाएंगे 2 बच्चे कमाने वाले। ये हुकूमत क्या रही है? मेहरबानी करें, IMF की मुलाजमत छोड़ें, पाकिस्तानी अवाम के साथ आपने रहना है। पानी नहीं आ रहा, बिजली का बिल इतना है, गैस का बिल इतना आता है, बच्चे स्कूल जाएंगे 3,000, 4,000, हमारी कमाई कितनी है? 500 रुपए पर यूनिट कोई जायज है? आप बताएं। बढ़े हुए टैक्स की मार लोगों को जीने नहीं दे रही। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पिछले आप देखें 2018 से पहले लोग सुकून में थे, कोई थोड़ा ठीक है, महंगाई भी थी, लेकिन डॉलर इस कदर जो नहीं था प्रॉब्लम जो आज है। किसी भी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ना आर्मी से है ना सियासतदानों से उम्मीद है। और इमरान खान भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महंगाई बहाना था इमरान खान को निकालने का। आज महंगाई आसमानों पे, आज हमारी माइशत जमीन पे, आज हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे जो बाहर से डॉलर्स आते थे, रेमिटेंसेस, वो गिर रही हैं। अब ऐसे हालात में चारों तरफ से घिरी पाकिस्तान की सरकार को कुछ नजर आ रहा है तो वो है हिंदुस्तान। जी हां, पाकिस्तान को अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बाढ़ के चलते पाकिस्तान भारत से सब्जियां और खाने पीने के दूसरे सामान मंगाने पर विचार कर रहा है।
वैसे भी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह शहबाज शरीफ पीएम मोदी से मिलने की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा है कि उनकी सरकार ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं? इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन ये गुलामी है ना। पाकिस्तान की जनता भी मोदी के गुण गा रही है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता, वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। कल्चर जो है उसने डेवलपमेंट किया है, लोगों को मुतारफ करवाया, जो कि हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ नहीं। ये लॉबिंग का प्रोसेस जो है ना इंडिया बड़े देर से कर रहा है, तो वो इस मामले में हमसे आगे हैं। उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके एजुकेशन सेक्टर की वजह से ना वो पूरी दुनिया में इंडियंस जो है ना वो अच्छी जॉब्स पे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्ते कितने भी खराब हों, पाकिस्तान जब जब प्राकृतिक आपदा में गिरा है तब तब भारत ने पड़ोसी का धर्म निभाया है। 15-16 सितंबर को एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इस बैठक में उनकी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान की ओर मदद का हाथ भी बढ़ा सकता है। और अब वक्त हो गया है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने का। हमारा आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि मौजूदा विपक्ष 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला कर सकता है? जवाब आपके सामने है। 37% लोगों का मानना है हाँ कर सकता है, लेकिन 63% लोगों को मौजूदा विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। वो कह रहे हैं नहीं, ये विपक्ष मोदी का सामना नहीं कर सकता 2024 में। इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।